Good morning, students. Today we are going to discuss about the S block elements. Okay. S block elements होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वैसे ही P block elements क्या होते हैं और P block elements के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर D block पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग F block पढ़ेंगे. Mostly we have to focus on S block and P block elements in class 11th. Okay. So let's we start S block elements. The last electron is filled in the S subcell belonging to S block elements. जिसके आउटर मोस्ट सेल जो है वो S ब्लॉक सेल में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड करते हैं. जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस ब्लॉक में आएंगे, S सबसेल में आएंगे. इस बात को आप याद रखोगे तो आसानी से याद होगा. ध्यान से सुनो. द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फील्ड in the S subcell belongs to S block element. The electronic configuration of S block element is NS122. That is, look here. अगर हमारे पास S block element का हम स्ट्रक्चर लें तो ये आएगा कुछ इस तरह से. In a group. Okay. That is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Same as ये कौन होते हैं, 1s2 ग्रुप, 1s2 और ये 2s2. ठीक है. दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप एंड दिस बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप. इसीलिए इनको कंपैरेटिवली क्या कहा जाता है, NS122. दे आर कलेक्टिवली नोन एज NS122. अब देखो ऐसा क्यों कहते हैं, इनके जितने भी 1s2 ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे. इज दैट, जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें 1s1, लिथियम की बात करें 1s2, 2s1, सोडियम की बात करें, वैसे आप जिसकी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे वो सब आएंगे किस में, फर्स्ट ग्रुप में. इसी तरह अगर इधर बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम एंड रेडियम, इसके देखो कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, अभी हम आगे एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें फिर एक बार इस पर डिस्कस करेंगे. सो डोंट वरी. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है. एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो बट नेचुरल है कि इनका एटॉमिक शेल बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा. देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन, कोई एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से हैं. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. कौन सा एलिमेंट ये हो सकता है, लिथियम हो सकता है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 3. ठीक है. तो इस केस में जो रेडियस होगा आउटर मोस्ट सेल से हम रेडियस को लेते हैं. ठीक है. एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस. ठीक है. तो इसका एटॉमिक रेडियस कितना होगा, कम होगा. किसके कंपेयर में, अगर बात करें हम सोडियम की, इसके आउटर मोस्ट सेल में दिस इज 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and then this is 1. Number of cells are increased, atomic radius increase. Atomic radius increase तो बताओ इस पर जेड इफेक्ट लगेगा, कितना लगेगा. जेड इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअल में जेड इफेक्ट क्या होता है कि the attraction force created by the nucleus of the outermost cell electron is known as Z effect. ठीक है. तो इस पर जो लग रहा है, यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है
तो उस पर ये जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर इसका इफेक्ट ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने से न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा लगेगा, न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उसको। और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का क्या होगा, पावर कम लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा तो इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव किया जा सकता है। इज दैट? और जितनी एनर्जी, याद रखो आप लोग कि जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगाई जाती है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी, बोथ टर्म आर सेम। इज दैट? इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी रिडॉक्स रिएक्शन में। ओके, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, आप हाल फिलहाल इतना समझो कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट और ऑफ द मेटल इज नोन एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इनकी अगर बात करें तो सेम कंडीशन आता है। यहाँ NH2, अगर बेरिलियम को ले लो तो इसका क्या होता है 4, 1s2, 2s2, सेम एज। इस पर हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, फिलहाल फिर भी देख लो। इज दैट क्लियर? तो इनकी ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। ये तो हुई हमारी पहली बात। दूसरी बात, अगर सॉफ्ट मेटल हैं तो इन्हें हम नाइफ से आसानी से काट सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये होता है कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं कलेक्टिवली दे आर नोन एज अल्कली मेटल। अल्कली मेटल, ठीक है। और जो सेकेंड ग्रुप होता है इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये क्यों कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं यहाँ, ये मोस्टली क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में पाए जाते हैं। इज दैट ओके? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर सॉफ्ट मेटल एंड कैन कट विथ नाइफ, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई बट नेचुरल है कि इनके अगर इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव किया जा सकता है, कम एनर्जी लगाकर ही रिमूव किया जा सकता है, तो ये क्या होंगे, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी, जल्दी से ये मेल्ट हो जाएंगे। दे आर वाइट और ग्रेइश वाइट इन कलर, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड पोसेस लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अभी हमने जो डिस्कस किया कि जितने अमाउंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल और ऑफ द एलिमेंट। इज दैट? तो यहाँ पर जितना कम एनर्जी, अब देखो यहाँ से कम एनर्जी लगाएंगे तभी आसानी से निकल जाएगा। अगर हम नीचे की तरफ बात करें, जैसे फ्रेंसियम की बात करें, तो फ्रेंसियम में तो और ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि कम एनर्जी लगाने पर ही आसानी से इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो सकता है। आसानी से रिमूव हो सकता है मतलब साफ है कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो तभी होते हैं जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका नेचर क्या होता है कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकते हैं। मतलब ये क्या होते हैं कि नेचर में ये डोनर होते हैं, डोनर। और जितने भी डोनर होते हैं, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि जितने डोनर होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। आप पढ़े होंगे इसके पहले भी कि जिनके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में, इन द आउटर मोस्ट सेल, outermost cell 1, 2 or 3 electrons are present known as metal। मेटल कहते हैं इनको। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर
जिनको नहीं समझ में आता होगा वो समझ लें कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नोबल गैस होते हैं। और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं they belongs to metalloid series. Is that all these points you all have studied in class 9th? Let's get start. They are highly reactive. जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा मतलब वो रिएक्शन बहुत फास्ट कर सकता है। एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड ड्यू टू हाईली पॉजिटिव नेचर। इज दैट दे आर ऑल्सो एक्ट्स एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कब, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। ओके, नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, द एलिमेंट्स बिलोंग टू 13 to 18 are formed as p block elements. Is that the general electronic configuration of p block elements are ns2 np126 ns2 np126। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने होंगे। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns1 to 2। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग जरूर याद रखेंगे। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो इट कंसिस्ट ऑफ, पी ब्लॉक एलिमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग क्या होती है कि इसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटेलॉइड भी होते हैं। मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड ऑल्सो। द कंपाउंड ऑफ दिज एलिमेंट्स आर मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, देखो बोरॉन, कार्बन BCNO, और आगे आ जाते हैं तो हीलियम, नियोन। ये सब क्या होते हैं, नोबल गैस। और इनकी भी कुछ फैमिली होती है, जैसे बोरॉन की फैमिली, इन सब की एक एक फैमिली होती है। मीन्स फैमिली उसको कहते हैं जो इनके मेंबर्स हैं, इन सब मेंबर्स को मिला करके कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। जैसे बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली को याद करने का सिंपल तरीका है बेलगाई इंटरवेला। तो इसमें क्या होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड ट्यूबेरियम। नेक्स्ट अगर बात करें कार्बन की, पीबी, नाइट्रोजन, नया पुराना बिस्मिथ। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के फैमिली में कौन कौन आ जाते हैं, पोलोरियम। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड एस्टेटिन। वहीं अगर हेलोजन्स, नोबल गैसेस की बात करें, ये इतने किससे बिलोंग करते हैं, दे ऑल बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक से। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP126। जिनके आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर पी ब्लॉक के आखिरी में फिल हो रहे हैं, मीन्स NS2 NP6 है, तो वो कौन से होंगे, नोबल गैस होंगे। NH2 NP5 होगा, वो कौन सा होगा, हेलोजेंस होंगे। NH2 NP4 होगा, वो कौन सा होगा, चैल्कोजेंस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि ये +1 भी शो करते हैं और -1 भी शो करते हैं, +2 भी शो कर सकते हैं, -2 भी शो कर सकते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 18 आर नोबल गैसेज एज NH2 NP6। और इसमें एक एक्सेप्शन होता है, हीलियम। एक्सेप्शंस को आप लोग जरूर याद रखोगे। एक्सेप्शंस इसमें क्या होते हैं, हीलियम।
हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो N1s2 को बिलोंग करता है, और यही इस पीरियोडिक टेबल की एक डिमेरिट्स भी होगी जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 17 आर नोन एज हैलोजेंस, while elements belong to 16 group, 16th ग्रुप मीन्स कौन सा? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? चैल्कोजेन कहते हैं। और चैल्कोजेन क्यों कहते हैं? कि ओर फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं ये। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस। मोस्ट ऑफ ओर्स आर ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, और इट विल बी सल्फेट। ओके, द एलिमेंट्स belonging to S and P block in the periodic table are collectively known as representative elements. S और P ब्लॉक, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं। चलो देखते हैं। अगर हम इनकी बात करें, मान लो नियॉन 10 कितना होगा? 1s2 2s2 2p6। देखो यहाँ s2 एंड p6 NH2 NP6 को फॉलो कर रहा है। अगर बात करें हम क्लोरीन की 17, ये 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, 2 4 10 12 एंड 17। ठीक है, अब इसे आप अगर देखोगे तो ये किसको बिलोंग कर रहा है? NH2 NP5। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करो कितना होता है? सॉरी 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। इज दैट? तो यहाँ देख लो NH2 NP4 को बिलोंग कर रहा है। मीन्स व्हाट कि NH2 NP1 से 6 तक बिलोंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इज दैट? नाउ अब आते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी सबसेल इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। जो डी ब्लॉक में, डी सबसेल में फिल करते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो डी सबसेल में फिल हो रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है? n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, लास्ट में ns 1 to 2 होगा, जबकि n-1 d 1 to 10। इसमें कुछ जो होते हैं वो एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसकी? क्रोमियम की। ठीक है, तो क्रोमियम का क्या होता है? देखो इसके आउटर मोस्ट सेल को अगर बात करोगे तो ये होता है 3d54s1, जबकि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कि क्या है? 3d4 और 4s2 होना चाहिए ये, और होता क्या है ये? तो ये एक्सेप्शन केस होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, फुलफिल्ड शेल्स होते हैं, वो मोस्टली स्टेबल होते हैं। और आप जानते हो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं या क्रिएचर्स हैं, एवरीथिंग वांट टू बी स्टेबल, और स्टेबल होने के लिए वो कुछ अपनाते हैं अपना एक रूल। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि 3d4 और 4s2 को फॉलो कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट सेल तो भर जा रहा है, लेकिन 3d4 ये ना हाफ हो रहा है और ना ही कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा। इसलिए यूज़ होता है 3d5 4s1 को फॉलो करता है और ये स्टेबल हो जाता है। इज दैट? और यही कंडीशन होता है कॉपर के साथ भी।
कॉपर भी सेम नेचर फॉलो करता है, जबकि इसका कॉपर का होना चाहिए क्या 3D9 और 4s2 होना चाहिए। अब यहाँ 9 नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, होता होता क्या है 3D10 एंड 4s1। क्यों? क्योंकि इसके जो सेल्स हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, डी सेल्स कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है। दैट क्लियर? इस पर हम लोग अभी आगे फिर एक बार चर्चा करेंगे। और वैसे भी डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट यू हैव टू स्टडी इन क्लास 12th, you have to study S block and P block completely in class 11th. Okay. Now characteristic of D block element, they are all metals with high melting and boiling point. अब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मतलब साफ है कि इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फिर एक बार आप लोगों को मिल रहा है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हाई। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +1 +2 +3। द कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और पैरामैग्नेटिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड आर अट्रैक्टेड टू द हेल्प टू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स जो पेयर में नहीं होंगे, जो स्पिन करते हैं +½ -½ शो करते हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आते हैं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे ये हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। द फॉर्म कोऑर्डिनेशन और दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को लिया भी जा सकता है। मीन्स व्हाट कि अगर कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन चैप्टर का पॉइंट है कि उसमें अगर ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। मीन्स व्हाट कि अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो जिधर से बिलोंग करेगा मीन्स जिधर से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उधर से हम एक एरो सिंबल दे देते हैं। चलो उस पर हम चर्चा बाद में करते हैं। मोस्ट ऑफ दिज मेटल्स फॉर्म एलॉय। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि इसके ज़्यादातर मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं एलॉय फॉर्म करते हैं। और एलॉय आप लोग जानते हो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। ओके। नाउ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू n-2 एफ सबसेल। n-2 एफ सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनमें क्यों कहते हैं? इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या फॉर्म करते हैं? ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म करते हैं विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में ही ये ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म करते हैं। ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या होता है? जो आप पढ़ चुके हो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज आता किस में है? डी ब्लॉक एलिमेंट में। और इसे रखा कहाँ गया है? पीरियोडिक टेबल से बाहर। ये भी एक्चुअल में डिमेरिट है इस पीरियोडिक टेबल का। डिमेरिट्स के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन द 4f सबसेल आर लेंथेनाइड सीरीज। इसे आप लोग याद रखोगे कि जब 4f सबसेल में फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उन्हें कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। जबकि 5f सबसेल में अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उन्हें कहते हैं हम एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है? 58 to 71। आप लोग देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो उसमें आपको दिख जाएगा। और एक्टिनाइड सीरीज होता है 90 to 103। इज दैट? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, चूंकि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये हैवी मेटल्स और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। एंड ऑल्सो हैव
ऑल्सो हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं थी, ये आप समझ सकते हो कि जिसमें हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो बट नेचुरल है कि उसका डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, अब देखो अगर मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है और इसमें बहुत सारे फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या कुछ भी है मान लो, तो इसमें जितना ज़्यादा